इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो इस चैनल पे आके आप देख सकते हो। इसके साथ साथ जब आप इन वीडियोस को आप देखते हो तो इसके साथ साथ इनके नोट्स बना लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये नोट्स ही काम आएंगे। जो बुक्स वगैरह पढ़ने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो वीडियो जब आप पूरी देखते हो तो इसके आप नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलो। देखो, जो ये पार्ट 2 है उसमें हमें पढ़ना है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। कहने का मतलब हम इसमें देखने वाले हैं कि रोम साम्राज्य के अंदर महिला पुरुष किस प्रकार से संपत्ति पर अपना कब्जा करते थे। ठीक है, कौन कितना आर्थिक रूप से स्वतंत्र था। साक्षरता को देखने वाले हैं कि जो साम्राज्य के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे थे, और संस्कृति को देखने वाले थे कि किस प्रकार की यहाँ पे संस्कृति थी, मतलब यहाँ की भाषा। ठीक है, इसके अलावा वेशभूषा। तो ये कुछ संस्कृति के हिस्से, तो इन सब चीजों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं लैंगिक आधार पर कि लैंगिक आधार पर संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होता था, या फिर आर्थिक रूप से महिला और पुरुष कितने स्वतंत्र थे। तो समाज में देखो, समाज में बात करें तो समाज में जो एकल परिवार है इसको आदर्श माना जाता था, इसको बहुत अच्छा माना जाता था। इससे पहले जो हमने मेसोपोटामिया का पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि समाज के अंदर एकल परिवार को आदर्श माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी समाज के अंदर एकल परिवार को अच्छा माना जाता है, आदर्श माना जाता है। एकल परिवार का मतलब होता है एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये एकल परिवार माना जाता है। इसके साथ साथ देखो, अब बात करते हैं तो जो पत्नी होती थी, पत्नी अपने पति को संपत्ति हस्तांतरण नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो पत्नी होती थी वो अपने पति को अपनी जो संपत्ति उसको नहीं दे सकती थी, वो हस्तांतरण नहीं कर सकती थी। लेकिन जो दहेज में जो भी चीजों मिलता था उसको, तो दहेज की जो संपत्ति होती थी उस संपत्ति पर उसके पति का अधिकार होता था। इसके अलावा जो महिला होती थी वो अपने पिता के संपत्ति का उत्तराधिकार भी होती थी। मतलब देखो, वैसे तो समाज में क्या होता है, जैसे एक पिता है तो उस पिता की जो संपत्ति उसके बेटों में बढ़ती है, लेकिन उस समय जो साक्ष्य मिले, जो दस्तावेज मिले, वो दिखाते हैं कि उस समय महिलाओं का भी उत्तराधिकार में अधिकार होता था। मतलब पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी उतना ही हक होता था जितना बेटों का होता था। ठीक है, तो ये भी चीजें देखने को मिली है। इसके अलावा समाज में बात करें तो जो तलाक लेना होता वो बहुत ही आसान होता था। बस इसके लिए क्या करना होता था, या तो पति या पत्नी द्वारा विवाह भंग करने की जो सूचना होती थी वो उनको देनी पड़ती थी। मतलब जो भी इनके लिए जो भी डिपार्टमेंट या फिर जो भी मतलब चीजें बनी थी उनको बतानी होती थी कि हमें इस शादी को तोड़ना है। तो पति या पत्नी कोई भी क्या है, जब इसको सूचना दे देता था तो उनका तलाक हो जाता था। तो समाज के अंदर तलाक लेना देना एक बहुत आसान चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा साक्षरता की बात करते हैं, कितने लोग किस प्रकार से पढ़े लिखे थे। तो पूरे साम्राज्य में बात करते हो, साम्राज्य में साक्षरता दर अलग अलग थी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो रोम साम्राज्य वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूरोप में देखो, यूरोप में फैला हुआ है, पश्चिमी एशिया में फैला हुआ है, अफ्रीका में फैला हुआ है। तो इतने बड़े साम्राज्य में ऐसा नहीं कि साक्षरता दर मतलब हर एक जगह एक जैसी होगी। तो इतने बड़े साम्राज्य में जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, ठीक, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे साक्षरता भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जैसे पोम्पोई एक नगर है, तो पोम्पोई नगर की जो मुख्य गलियां हैं उन गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिरेखण पाए गए हैं। कहने का मतलब है एक शहर है पोम्पोई, इस पोम्पोई शहर की जो गलियां थी वहां पे विज्ञापन देखने को मिले हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा कई सारे अभिरेखण मतलब अभिलेख भी चीजें देखने को मिली हैं, जिस आधार पे ये मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय पे इस जो ये नगर है इसमें ठीक ठाक जो मतलब साक्षरता दर है वो ठीक ठाक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा था और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम थी। इसके अलावा यहाँ काम चलाओ साक्षरता देखने को मिलती है। मतलब जो पोम्पोई नगर यहाँ पे काम चलाओ साक्षरता देखने को मिलती है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे साक्षरता देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिस्र में बात करते हो, यहाँ पे सैकड़ों पेपायरस का एक ना पत्ता होता है, पेड़ का एक पत्ता होता है, इस पे क्या है चीजों को लिखा जाता है, अभिलेख वगैरह लिखने का काम आता है। तो मिस्र में जो सैकड़ों पेपायरस के जो पत्ते हैं जिन पर अभिलेख वगैरह लिखा गया ये मिले हैं खुदाई के अंदर। ठीक है, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए हैं, जो कहीं ना, अब देखो औपचारिक जो अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज है, ऑफिशियल चीजें लिखी गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जो ये नगर है, जो ये शहर है, इसमें साक्षरता दर हाई रही होगी, उच्च रही होगी। ठीक है, उसी तरीके पोम्पोई जो नगर है वहाँ पे साक्षरता दर काम चलाओ थी। तो यहाँ पे जो मिस्र में जो क्या है ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे साक्षरता दर उच्च थी, ज्यादा थी। और संस्कृति की बात करते हैं, साम्राज्य के रोम साम्राज्य संस्कृति विविधता की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवी देवता। तो रोम साम्राज्य के अंदर धार्मिक रूप से भी विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय देवी देवताओं में भी विविधता देखने को मिलती है। अब अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं तो इस तरीके से उनकी अपनी अपनी देवी देवता है, अपने अपने पूजा पाठ का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से धार्मिक
सांस्कृतिक विविधता हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि जो धार्मिक रूप से यहाँ पे लोग अलग अलग मान्यताओं में मान रहे हैं और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भाषाओं को बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है कि अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जलवायु है, इसी प्रकार से अलग अलग भाषाएं भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भोजन, सामाजिक संगठन तथा बस्तियों के बनावट में विभिन्नता भी देखने को यहाँ पे मिलती है। इस आधार पर भी यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। आरामाइक भाषा जो है वो फरात नदी के पश्चिम में बोली जाती थी। ठीक है, जो फरात नदी उसके पश्चिम में, जैसे ये फरात नदी के पश्चिम वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में आप देखोगे तो क्या है, ये आरामाइक भाषा बोली जा रही है। मिस्र के कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में जो देखो मिस्र में कॉप्टिक एक भाषा है, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर, और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जा रही है। तो देखो मिस्र के अंदर ये कैप्टिक भाषा बोली जा रही है, एक नंबर में पूछ सकता है। उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक, उत्तरी अफ्रीका है उसमें प्यूनिक भाषा बोली जा रही है। ठीक है, प्यूनिक तथा बर्बर ये दोनों भाषा बोली जा रही है। उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक भी बोली जा रही है, बर्बर भी बोली जा रही है। और स्पेन और उत्तर पश्चिम वाले जो हिस्सा है यूरोप का, उसमें केल्टिक भाषा भी बोली जा रही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि किन किन शहरों में कौन कौन सी भाषा बोली जा रही है, याद रखना, एक नंबर में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक वो है आर्थिक विकास। कि जो रोम का आर्थिक विकास है, हमने देखा कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसका आर्थिक विकास है वो किन चीजों पर टिका हुआ है, किन जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आधार बनी है ये आर्थिक विकास रोम का। तो देखो इसकी बात करें तो जो पहला है वो है यहाँ पे रोम साम्राज्य के अंदर बंदरगाह बड़े पैमाने पे है, खाने, ईट के भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां। तो ये कुछ आर्थिक इकाइयां ऐसी हैं जिनसे रोम जो है बहुत मजबूत हुआ, आर्थिक रूप से बहुत विस्तार हुआ, आर्थिक रूप से इसका बहुत विस्तार देखने को मिलता है। तो पहला रीजन ये सारी चीजें रहती हैं कि इस साम्राज्य में ये सारी चीजें बड़े स्तर पर उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे गेहूं, अंगूर, शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी। इन सब चीजों का उत्पादन भी हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आर्थिक रूप से जो रोम है वो बहुत मजबूत बनता है। दूसरा रीजन है यहाँ पे असाधारण उर्वरकता, क्योंकि अब इतने बड़ा क्षेत्र है तो कई सारे जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उर्वरकता बड़े पैमाने पे है, मतलब बहुत अच्छी उर्वरकता है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, अब खेती अच्छी हो रही है तो यहाँ पे कच्चा माल भी आराम से उगाया जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पे किसानों को भी लाभ हो रहा है, जो फैक्ट्री में मजदूर काम कर उनको भी लाभ हो रहा है। ठीक है, शहरों का भी निर्माण हो रहा है। तो दूसरा आर्थिक विकास होने का रीजन है असाधारण उर्वरकता। ठीक है, देखो अच्छी उर्वरकता के कारण साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों को उगाया जा रहा है, जो कि क्या होता था, कच्चे माल के रूप में यूज होता था फैक्ट्रियों में। ठीक है, जैसे अंगूर जो है, ये जो भूमध्य सागर हमने पढ़ा था, उस भूमध्य सागर के चारों तरफ ये अंगूर की खेती बड़े पैमाने में होती थी। ठीक, गेहूं इत्यादि ये सारी चीजें यहाँ पे उगाई जा रही हैं। इसके अलावा मवेशी पालन, मतलब अब इतने बड़े साम्राज्य के अंदर जहां जहां खेती नहीं हो पा रही वहां आजीविका का एक मुख्य साधन मवेशी पालन भी है। लोग भेड़ बकरियों को पाल रहे हैं, उनसे मिलने वाली चीजों को बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में इनका भी एक योगदान रहता है मवेशी पालन का। ठीक है, देखो रोम साम्राज्य के जो शुष्क प्रदेश है जहाँ पे खेती नहीं हो पा रही, वहाँ पे क्या हो रही है, जहाँ अच्छी खेती नहीं हो पा रही वहाँ खाना बदोश जनजातियां रह रही हैं। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब मौसम को और वर्षा को इस प्रकार से देख के और अपनी जरूरतों के हिसाब से पलायन करती रहती है, खाना बदोश कहलाते हैं, जो एक जगह रुक के ना अपना जीवन यापन करें। इनके मुख्य आजीविका का जो स्रोत है वो मवेशियों का पालन होता था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला जो है आर्थिक विकास का एक रीजन है जल शक्ति प्रौद्योगिकी। कि रोम साम्राज्य के अंदर जल शक्ति प्रौद्योगिकी, इस टेक्नोलॉजी से चीजें काम करवाई जा रही थी। ठीक है, स्पेन जो स्पेन था, तो स्पेन की जो सोने और जो चांदी की खानें थी उसमें जल शक्ति से खुदाई वगैरह की जाती थी। मतलब भाप से जो होता था, भाप से मशीनें चलाई जाती थी, जिसके कारण क्या यहाँ पे खुदाई भी इसी जल शक्ति प्रौद्योगिकी से हो रही है। अब कहने का मतलब ये है, जो मजदूर खुदाई करे और मशीन खुदाई करने में बहुत बड़ा अंतर आता है। यही रीजन रहता है कि जैसे जल शक्ति प्रौद्योगिकी का यहाँ पे आविष्कार होता है, स्पेन के अंदर बड़े मात्रा में सोने और चांदी खदानों को बहुत जल्दी खोद दिया गया और बहुत सारे खनिज पदार्थों को निकाल लिया गया। देखो इसके अलावा बड़े पैमाने पर खदानों से खनिज पदार्थों को निकाला जाने लगा। इसके अलावा अगला रीजन है बैंकिंग व्यवस्था। रोम साम्राज्य में उस समय बैंकिंग व्यवस्था भी थी, संगठित बैंकिंग व्यवस्था भी देखने को मिलती है रोम साम्राज्य में, जिससे कि जो धन का व्यापक रूप से उपयोग हो सके। इसके अलावा कुछ एक नंबर क्वेश्चन इसको भी याद रखना। देखो एम्फोरा एक नंबर पूछ सकता है। जो एम्फोरा होता था वो यहाँ पे जैतून आएगा। देखो जैतून के तेल और शराब के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंटेनर एम्फोरा था। ठीक है, जैतून का तेल होता था इसमें और शराब वगैरह इसमें भेजे और मतलब मंगवाए वगैरह जाते थे, तो एम्फोरा था, उस कंटेनर कहते हैं। और ड्रेसल 20 जो होता है वो स्पेन में बने जैतून,
मतलब स्पेन में बने जो जैतून का तेल है, क्योंकि जैतून का तेल का उत्पादन जो है स्पेन के अंदर बड़े स्तर पे यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगी थी, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे भी जैतून का तेल है, एम्फोरा और शराब के का परिवहन वगैरह हो रहा है, तो ये नॉर्मली है। लेकिन अगर इसके स्पेन की बात करते, स्पेन में बने जैतून के जो तेल है उनके लिए विशेष कंटेनर थे, वो ड्रेसल 20 थे, इसके नाम से मतलब इस नाम से ये प्रसिद्ध थे। और जो ये ड्रेसल 20 इसका नाम हेनरिक ड्रेसल नामक एक पुरातात्विक के नाम पे रखा गया था, ये भी याद रखना। अगला टॉपिक देखते हैं। देखो अगला है श्रमिकों पर नियंत्रण, ठीक है, कि रोम साम्राज्य में श्रमिकों का क्या है और किस तरीके यहाँ पे नियंत्रण रखा जाता था। तो देखो जो रोम साम्राज्य की बात करें तो रोम साम्राज्य का एक जो पूरा पूरा आधार है वो श्रमिकों के ऊपर ही और दासों के ऊपर ही निर्भर था। तो रोम साम्राज्य में बहुत बड़े स्तर पे दास देखने को मिलते हैं, क्योंकि रोम साम्राज्य बहुत विस्तृत था, इन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। तो जहाँ भी युद्ध करने जाते थे और जिस भी प्रदेश को या जिस भी क्षेत्र को ये लोग जीत जाते थे, वहाँ पे लोगों को गुलाम बना के लेके आ जाते थे। देखो रोम की अर्थव्यवस्था की बात करते ये श्रम और दासों पर ही निर्भर थी। दासों को पूंजी के रूप में देखा जाता था रोम साम्राज्य में। प्रथम शताब्दी में जब लड़ाई झगड़े वगैरह कम हो गए, मतलब प्रथम शताब्दी के आसपास जब ऑगस्टस का शासनकाल आया, उस टाइम पीरियड के बाद लड़ाई जो झगड़े वो कम हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसी के काल को शासन मतलब शांति का काल माना जाता है। और जैसे ही शांति काल आता है उस समय दासों की आपूर्ति कम हो जाती है। दासों की आपूर्ति कम होने का रीजन ये है क्योंकि ज्यादा युद्ध होगा तो ज्यादा दास वगैरह बना के लोग मतलब जो दास है उनकी आपूर्ति होती थी। अब जब लड़ाई ही नहीं हो रही, युद्ध ही नहीं हो रहा, तो दास किसको बनाएंगे। तो ये रीजन रहता है। प्रथम शताब्दी तक आते थे दासों की जो आपूर्ति है उसमें कमियां देखने को मिलती है। लोग धीरे धीरे दासों की जगह वेतनभोगी मजदूरों का काम करने लगते हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे खेतों में बात दो, खेत हो गया, घर हो गया, फैक्ट्री हो गया, हर जगह जो क्या है केवल दासों का यूज हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ही जो ये दासों की आपूर्ति कम होने लगी, उसकी जगह लोग अब वेतनभोगी मजदूरों का यूज करने लगे, ठीक है। इन वेतनभोगी मजदूर जो थे इनका प्रयोग करने लगे काम करवाने के लिए, क्योंकि एक रीजन ये था क्योंकि जो दास होते थे, दासों की तुलना में लोग सस्ते होते थे। क्योंकि अगर मान लेते कोई दास खरीद के लेके आता है, तो एक तो जब उसे दास खरीदेगा तब पैसे देगा, इसके अलावा अब दास से काम करवा रहा है तो उसको खाने की मतलब खाने पीने का उसका ख्याल रखेगा, ठीक है, इसके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या उनको ख्याल रखेगा। तो मतलब दास लाने का मतलब होता है कि एक दायित्व ले लेना और उनकी देखभाल करना। लेकिन वेतनभोगी मजदूर में क्या, काम किया और अपना पैसा लिया और अपने घर चले गया, वो अपना चीजें देखेगा। तो धीरे धीरे लोग ये देखने लगे कि जो वेतनभोगी मजदूर है ये इनको सस्ता पड़ रहा था बजाय दासों के, ठीक है। इसके अलावा देखो दास तथा जो दास से मुक्त हो जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो गुलाम होते थे, लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी है कि कुछ लोगों को गुलामी से मुक्त कर देते थे, दास से मुक्त कर देते थे। तो जो दास हो गए, दास थे या फिर जो दास से मुक्त हो जाते थे, उनको अब जो है व्यापार प्रबंधन में बड़े रूप से नियुक्त करने किया जाने लगा। क्योंकि जो शहर को बात करें तो शहरों में बड़े स्तर पर व्यापार वाली जो चीजें वो बढ़ रही हैं, जिसके कारण अब जो दास हैं या जो दास से मुक्ति हो गए व्यक्ति हैं वो व्यापार प्रबंधन में वहाँ पे बड़े स्तर पे नियुक्ति हो रही है, बड़े स्तर पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक टाइम पीरियड था कि इनका प्रयोग मुख्यतः खेती वाले क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब व्यापार क्षेत्र में ये लोग आने लगे, ठीक है। अब दासों में बात करें तो दासों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था, कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो क्या है, कुछ दासों कई कई जगह जो क्या है दासों को जंजीर में बांध कर रखा जाता था ताकि ये लोग भाग ना जाए, ठीक है। कई बार क्या है इन मतलब इनका नियंत्रण रखने का एक तरीका ये होता था कि काम पर निगरानी रखने के लिए कि दास काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दासों को छोटे छोटे समूह में बांट देना। अब छोटे छोटे समूह में बांट दोगे तो उस पर निगरानी करना आसान होगा, तो एक ये भी तरीका था जिससे दासों पर नियंत्रण रखा जाता था। इसके अलावा दासों को दागे जाने का भी कई बार प्रमाण मिले हैं, तो तरीके जिससे दाग मतलब दास से उन पर नियंत्रण वगैरह रखा जाता था। आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक वो है सामाजिक श्रेणी, कि साम्राज्य में कौन कौन से जो सामाजिक स्तर पे जो श्रेणियां हैं, ठीक है, वो बनी हुई है, कौन कौन से यहाँ पे श्रेणी देखने को मिलती है। तो देखो एक इतिहासकार है टेसिटस, एक टेसिटस नामक एक इतिहासकार है। इसके अनुसार जो सामाजिक ढांचा है, समाज का जो ढांचा है वो इस प्रकार से, सबसे ऊपर सीनेटर के सर्वोच्च अभिजात वर्ग और अधिक धनी, ये सीनेटर थे। अगला है अश्वरोही, जो अश्वरोही थे इनका ये व्यापार करते थे, जहाज रानी और सेना में उच्च पद वगैरह इनको मिलाता था, ये अश्वरोही थे। इनको ही नाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, इनको भी नाइट्स कहा जाता है। इसका अगला था जो तीसरा स्तर था वो सम्मान्य वर्ग था, इनका संबंध महान घरों से होता था। और जो चौथा वर्ग होता था वो निम्न वर्ग होता था जिसमें मजदूर और दास आते थे। तो जो ये इतिहासकार टेसिटस है इसके अकॉर्डिंग जो सामाजिक ढांचा वो इस प्रकार से था, सीनेटर, अश्वरोही, सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग, याद रखना। इसके अलावा आगे देखते हैं मुद्रा प्रणाली और आर्थिक बदलाव, कि किस प्रकार से मुद्रा प्रणाली में आर्थिक बदलाव देखने को मिलता है।
तो देखो चांदी का, पहला तो देखो चांदी का सिक्का प्रारंभिक साम्राज्य में, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो साम्राज्य था वहाँ पे क्या होता था कि जो सिक्के वगैरह प्रयोग होते थे वो चांदी के सिक्के प्रयोग होते थे, जिसमें 4.5 जो ग्राम होता था वो चांदी होता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग हो रहा स्टार्टिंग में, लेकिन तीसरी शताब्दी के संकट के टाइम क्या होता है, जो चांदी की कमी होने लगती है, यहाँ पे चांदी की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण अब आगे क्या, अब ये सोने का सिक्का चलने लगा, ठीक है। और जो सम्राट है कॉन्स्टेक्टाइन, एक ही सम्राट है, इसके द्वारा इसको मतलब कि इसको चालू किया गया था सोने के सिक्के को, ठीक है। तो बड़े स्तर पे जो सोने का सिक्का बनाने का जो काम है वो इनके शासनकाल में हुआ था। अगला जो टॉपिक वो परवर्ती पुराकाल। देखो परवर्ती पुराकाल, पुरावर्ती पुराकाल का मतलब क्या है, एक है परवर्ती, एक है पुरावर्ती। जो पुरावर्ती काल है वो जो है स्टार्टिंग से लेकर जब ये चीजें जब शुरू हुई थी, शुरू से लेकर ये आपका चलता है दूसरी और तीसरी शताब्दी तक। और इस दूसरी और तीसरी शताब्दी के बाद से जो आता है, जो रोम साम्राज्य देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं परवर्ती पुराकाल, ठीक है। इसमें हमें देखने को मिलता है 4वीं 5वीं 6ठी शताब्दी में ये चीजें देखने को मिलती है, मतलब लास्ट वाले बिल्कुल एंड वाले में, जब ये साम्राज्य खत्म होने के कगार पे आता है उस काल को कहा गया है परवर्ती काल, ठीक है। तो इस परवर्ती काल में कौन कौन से प्रमुख जो सम्राट है वो निकल कर आते हैं, तो एक थे डायोक्लिशियन, इनका शासनकाल 284 ईस्वी से 305 ईस्वी रहा है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, साम्राज्य की जो सीमाएं थी इनको छोटा और सुदृढ़ किया, क्योंकि साम्राज्य बहुत विस्तृत था और इनको भी बात पता थी कि अकेले इतने बड़े साम्राज्य पे शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने उन क्षेत्रों को जो जरूरी नहीं थे, ठीक है, या फिर जो मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको इन अपने आप से इनको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। उन्होंने उन क्षेत्रों पे कब्जा रखा जिनसे इनको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से इनको लाभ हो। तो इन्होंने अपनी सीमाओं को छोटा किया और सुदृढ़ किया, मजबूत किया, नगरों में किले वगैरह बनाए। इसके अलावा सैन्य और नागरिक कार्यों को अलग अलग किया, सेना का अलग काम होगा, नागरिक का अलग काम होगा। इसके अलावा उन्होंने जो सेनापति थे उनको अधिक स्वायत्ता दे दी, अधिक शक्ति प्रदान कर दी। और ये रीजन रहता है कि अब एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेना होती है ये विद्रोह करके राजा बन जाती थी और राजा को भगा देती थी। एक दूसरे जो मतलब शासक थे वो कॉन्स्टेंटाइन, इनका जो शासनकाल था वो 307 से 327, ठीक है। इन्होंने देखो सोने के सिक्के जारी किए थे, जब चांदी की कमी हुई थी तो सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, उसको कहते थे सोलिडस, उस सोने के सिक्कों को कहते हैं सोलिडस। जो सोलिडस है ये चालू किसने किया था, कॉन्स्टेंटाइन ने किया था, ठीक है। इनका शासनकाल ये रहा। और इन्होंने एक काम और किया था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, मतलब ईसाईकरण किया था इन्होंने। इसके अलावा नई राजधानी जो कुस्तुनतुनिया, इनकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। जो सोने का सिक्का सोलिडस था इन्होंने ही चलाया था, कॉन्स्टेंटाइन करके है, ठीक है। अगला आगे देखते हैं साम्राज्य का विभाजन और पतन, ठीक है। लास्ट जो छोटा सा टॉपिक है कि साम्राज्य किस प्रकार से पतन होता है। तो देखो और पश्चिमी साम्राज्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, जर्मनी आक्रमणकारी जो थे गोथ, वेंडल, जो हमने पिछले भी देख लिया था कि कुछ ऐसे कि ये कुछ जनजातियां हैं जर्मनी की, जिन्होंने क्या किया है, जो जैसे ये साम्राज्य है, ठीक है, साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। देखो ये साम्राज्य, तो जो साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है, जर्मनी की जो नीचे वाला जो सीमा है, यहाँ पे ये कुछ जनजातियां हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा इसको परेशान, मतलब बार बार यहाँ पर अटैक किया और कुछ ना किसी क्षेत्र को कब्जा करते गए। तो पश्चिमी साम्राज्य की बात करें तो पश्चिम से मतलब जो इन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया रोम साम्राज्य को, और इन जनजातियों ने अपने अपने राज्य भी स्थापित कर लिए, मतलब यहाँ पे हमला किया और अपने अपने राज्य वगैरह यहाँ पे स्थापित करने लगे। और पूर्व में बात करें, पूर्वी साम्राज्य की बात करें, मतलब इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व में देखने को मिलता है कि 7वीं शताब्दी तक समृद्ध रहा, मतलब रोम साम्राज्य 7वीं शताब्दी तक पूर्व का जो हिस्सा है वो ठीक ठाक रहा, अच्छे से मतलब चीजें चल रही थी। लेकिन बाद में अरब के नियंत्रण में ये जो क्षेत्र ये भी आ जाता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि एक टाइम पे ये बहुत अपने पीक पे था और एक 5वीं 6ठी शताब्दी आते आते ये बिल्कुल ही तबाह हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है, अलग अलग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्र इस पर शासन करने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया, नोट्स के रूप में हमने कवर कर दिया। आप इनके नोट्स जरूर बना लेना, एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।